बेटा हम लोग नेचुरल सिलेक्शन में जो एग्जांपल देखे थे तो हमारे मन में डाउट पैदा हो सकता है, हो सकता है सर और भी कोई वजह नहीं होगी, और भी वजह नहीं जिसकी वजह से शहरी इलाके में जो है आपके ब्लैक होलों की संख्या बढ़ रही थी और डार्क होलों की संख्या घट रही थी। लेकिन जब 1920 में ही कैटलवेल साहब ने जाकर के कहा देखा, गांव में देखा, रूरल एरियाज में देखा। तो जब उन्होंने रूरल एरियाज में जाकर देखा तो उन्होंने फिर देखा वहां पर, अब वहां पे व्हाइट वालों की संख्या अभी भी ज्यादा थी, ब्लैक वालों की संख्या कम थी। जिससे प्रूफ हो रहा है कि जहां पर एयर पोल्यूशन नहीं था तो जिसकी ग्रोथ तेज हो रही थी व्हाइट वालों की, उसकी ग्रोथ आगे भी तेज होती रही। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल और अगर हम लोग देखें इसमें, इसको छोड़ देते हैं, इसको बेटा अच्छे से पढ़ लेना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जाम्पल आएगा आपका। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन से ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप हो जाना, ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का डेवलप होना, डेवलपमेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। तो अगर ड्रग रेजिस्टेंट देखें तो जैसे अगर आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने मान लीजिए बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, और इन सारे बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया में किसी एंटीबायोटिक को लेकर के रेजिस्टेंसी डेवलप कर गई है, मान लीजिए हम उसको आर से दिखा रहे हैं, रेजिस्टेंसी डेवलप कर गई। अब हमने क्या किया, इस पॉपुलेशन में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया। जब हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे तो जो नॉर्मल सेंसिटिव बैक्टीरिया होंगे सब तो मर जाएंगे, लेकिन जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होंगे वो सर्वाइव कर जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। चलिए कुछ नेचुरल वाले भी किन्हीं तरीकों से बच गए। हम हर बार यही काम कर रहे हैं। अब जो बचे होंगे वो अपने नंबर बढ़ाएंगे ना बेटा, वो अपनी संख्या बढ़ा रहे होंगे, ये रेजिस्टेंट वाले हैं आपके। हमने अगली बार फिर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया। जब जब वो पर्सन बीमार पड़ रहा है, जब जब पॉपुलेशन बीमार पड़ी, हम हर बार एंटीबायोटिक का यूज कर रहे हैं, एंटीबायोटिक का। तो ऐसे कंडीशन में जो सेंसिटिव वाले होते जाएंगे तो लगातार मरते जाएंगे, लेकिन रेजिस्टेंट वालों को मौका मिलता जाएगा अपनी संख्या बढ़ाने का। तो एक समय ऐसा आएगा जब रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी और सेंसिटिव बैक्टीरिया वहां पर आपको नहीं मिलेंगे। तो क्या वो एंटीबायोटिक आगे चल के उसके ऊपर फंक्शन करेगा? नहीं करेगा। और यही वजह है, आप देखते होंगे हर 15, 20, 25, 30 साल में WHO अलग अलग एंटीबायोटिक्स को बैन करता है। वो कहता है अब इस एंटीबायोटिक का असर बैक्टीरिया के ऊपर नहीं पड़ रहा। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यही है क्योंकि उसकी वजह से इस एंटीबायोटिक के लगातार पॉपुलेशन में इस्तेमाल करने की वजह से वहां पर ऐसे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं जो उसके लिए कैसे होते हैं? रेजिस्टेंट होते हैं। यहाँ पे भी सिलेक्शन खुद से हो रहा है ना। हाँ, इसमें ये यूज कौन कर रहा है? ह्यूमन कर रहा है। ये भी कैसा एक्शन है? एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है। नेचुरल सिलेक्शन कैसा एक्शन था आपका? वो नेचुरल का था। ये कैसा हो गया? एंथ्रोपोजेनिक होगा। ऐसे आप प्लांट पे भी देख सकते हैं, ऐसे आप मच्छरों की संख्या भी देख सकते हैं। प्लांट में जो आप हर्बिसाइड रेजिस्टेंट देखते हैं या मच्छरों में जो आप DDT रेजिस्टेंट मच्छरों की संख्या आप देख रहे हैं, वो सब आपके एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से ही होता है। और चाहे वो नेचुरल सिलेक्शन हो, चाहे वो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन हो, हमको एक बात तो साफ साफ क्लियर होती है कि आगे चल के इवोल्यूशन क्या होगा वो श्योर नहीं है। मतलब साफ साफ सुनिए, मतलब इवोल्यूशन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस। किसके सेंस में? इन सेंस ऑफ डिटरमिनिज्म। बहुत क्लियरली समझिए, ये डिटरमाइन करने के लिए कि आगे चल के कौन सी पॉपुलेशन बढ़ेगी या किधर की तरफ इवोल्यूशन जाएगा, ये बता पाना संभव नहीं। इन सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन इवोल्यूशन इज डायरेक्टेड कि नॉन डायरेक्टेड? इट इज अ नॉन डायरेक्टेड प्रोसेस। किसके सेंस में? डिटर्मिनिज्म के सेंस। फिर इवोल्यूशन है क्या? तो कहता है इवोल्यूशन इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस। देखिए समझ में, इवोल्यूशन इज स्टोकेस्टिक प्रोसेस। मतलब ये पाइलअप होने वाला प्रोसेस है, समय के साथ बढ़ते जाने वाला प्रोसेस है। जैसी कंडीशन आएगी उसके हिसाब से उसमें डायरेक्शन दिखाई देगा। एक ऐसा प्रोसेस है, ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। तो इवोल्यूशन कैसा प्रोसेस है? स्टोकेस्टिक। ये बहुत सारी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, उसमें से दो मेन है। इट डिपेंड्स अपॉन, देखो खास देखो, इट डिपेंड्स अपॉन, दो बातों डिपेंड करता है। चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन एंड चांस इवेंट इन
नेचर। बहुत बड़ी बात लिखी है जो एनसीईआरटी ने लिखा है, ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है। कहता है म्यूटेशन नॉन डायरेक्टेड प्रोसेस है इन सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म। ये आप तय नहीं कर सकते कि आज इसकी संख्या ज्यादा है तो कल भी वही ज्यादा रहेगा। तो इवोल्यूशन कैसा है, ये स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। कैसा है, पाइलअप होने वाला प्रोसेस है, समय के साथ उसमें चेंजेस होने वाला प्रोसेस है। और ये मेनली डिपेंड करता है, होने कई चीजों डिपेंड करता है, लेकिन ये मेनली डिपेंड करता है दो मेन चीजों पे। नाम है चांस म्यूटेशन, किसमें, ऑर्गेनिज्म में, एंड चांस इवेंट, किसमें, नेचर में। चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म एंड चांस इवेंट इन नेचर। इसका क्या मतलब हुआ सर, समझो इस बात को। बेटा देखो, अब हमारे पास हम तुमको बहुत सिंपल से एग्जांपल समझाते हैं, चांस इवेंट और चांस म्यूटेशन को। मच्छरों की संख्या देखो, जो मॉस्किटो की जो पॉपुलेशन है, इस मॉस्किटो की पॉपुलेशन में बहुत सारे मॉस्किटो के अंदर कई सारे म्यूटेशन हो रखे होंगे। जैसे मान लीजिए एक मॉस्किटो हमारा जो है, मॉस्किटो का एक ग्रुप जो है वो आपका रेजिस्टेंट है डीडीटी के लिए, डीडीटी रेजिस्टेंट है। दूसरा मॉस्किटो ग्रुप किसी एक केमिकल, मानो पार्थिनियम के लिए रेजिस्टेंट है, पार्थिनियम केमिकल उसके लिए रेजिस्टेंट है, और बाकी मॉस्किटो मान लीजिए सेंसिटिव है। तो इसमें चांस म्यूटेशन हो रखा है, और इसमें चांस म्यूटेशन कुछ ग्रुप में डीडीटी रेजिस्टेंट का हो रखा है और कुछ में किसका हो रखा है, दूसरे केमिकल का हो रखा है। अब अगर हमने इस मच्छरों की पॉपुलेशन में चांस इवेंट कराया, क्या कराया, चांस इवेंट कराया, और हमने यहां पर डाल दिया डीडीटी, डीडीटी। अब इसकी वजह से जिन मॉस्किटो में डीडीटी का रेजिस्टेंस नहीं आया होगा, जिनमें किसी और चीज का म्यूटेशन होगा, वो अपने आप को इस चांस इवेंट में नहीं बचा पाएंगे, वो अपने आप को इस चांस इवेंट में नहीं बचा पाएंगे, जबकि डीडीटी वाले अपने आप को इस चांस इवेंट में बचा ले जाएंगे। तो आने वाले समय में डीडीटी रेजिस्टेंस मॉस्किटो की संख्या बढ़ जाएगी। ये देखिए, डीडीटी वालों की संख्या लगातार क्या होगी, बढ़ोगी, जबकि जो दूसरे सेंसिटिव उनकी संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि ये दूसरे वाले जो इसमें मान लीजिए किसी दूसरे केमिकल, मान लीजिए कोई केमिकल एक्स है, इस केमिकल के प्रति इनमें म्यूटेशन डेवलप हो गया है, और अगली बार नेचर में डीडीटी न डाल करके यहां पे ये वाला केमिकल एक्स केमिकल डाल दिया गया। अब इस एक्स केमिकल से जिसमें चांस म्यूटेशन पहले से हो रखा था एक्स के प्रति, वो अपने आप को बचा ले जाएगा और डीडीटी वाले वहां मर जाएंगे। बात समझा बेटा? तो ये डिपेंड करता है, ये किस तरह से नेचर में बदलाव आ रहा है, उसकी वजह से जिन ऑर्गेनिज्म में उसके प्रति चेंजेस पहले से आ चुके होंगे, म्यूटेशन उनके पास पहले से होगा, वही आगे चल के अपने आप को सर्वाइव करा पाएंगे, और जिनके में चांस म्यूटेशन नहीं हुआ रहेगा वो अपने आप को सर्वाइव नहीं करा पाएंगे। एकदम क्लियर समझ में आ गया ना? एग्जैक्टली वो वैसे ही है जैसे मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं नीट का, आपको गाइडलाइन पता थी कि हमको क्या क्या करना है, आपको पता था कि आपको करना है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी पक्का। और इसमें आपको जब पढ़ाई कर रहे थे तो जो बच्चा टोटल एग्रीगेट पाता था, नंबर टोटल पाता था, सिलेक्शन उसी का हो रहा था जो सबसे ज्यादा नंबर लेकर तीनों को मिलाकर। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे एक बच्चा बायोलॉजी में पढ़ने में तेज है, कोई बच्चा केमिस्ट्री पढ़ने में तेज है, कोई बच्चा फिजिक्स पढ़ने में तेज है। सारे बच्चे जैसे तो होंगे, किसी का फिजिक्स अच्छा हो, किसी का केमिस्ट्री अच्छा, किसी का बायोलॉजी अच्छा हो। मान लीजिए गवर्नमेंट कुछ ऐसा रूल लेकर के आ रही है, वो कहती है कि केवल उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा जिनका नंबर केमिस्ट्री में आपका 130 प्लस होगा। अब आप बायोलॉजी में या फिजिक्स में कितना नंबर पाए उससे कोई मतलब नहीं है, क्राइटेरिया केवल क्या कर दिया, केमिस्ट्री कर दिया। पहले से किसी को पता नहीं था, लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे थे ना पहले से जिसमें केमिस्ट्री तेज थी उनकी। तो ये चांस म्यूटेशन है, जनरल बिहेवियर वर्ड में समझा रहे हैं। तो इन बच्चों में पहले से ही क्या है, केमिस्ट्री का ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो ये बच्चे जैसे ही क्राइटेरिया एकाएक आ गया तो अब खाली केमिस्ट्री वाले सेलेक्ट होंगे, फिजिक्स और बायोलॉजी में गायब हो जाएंगे। अब सब केमिस्ट्री पढ़ने लगे। मान लीजिए अगले समय में कुछ ऐसा आया, बोला कि जो बायोलॉजी सबसे बेहतर करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, तो अब केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले क्या हो गए, गायब हो जाएंगे, खाली बायोलॉजी वालों को आगे सेलेक्ट किया जाएगा। तो चांस म्यूटेशन और चांस इवेंट की नेचर को डिपेंड करेगा। जैसे अभी 2 साल पहले की घटना है, जैसे ही बच्चे अभी सारे उम्र वाले कर रहे थे, कुछ लोग 4 साल से, 5 साल, 6 साल से, 25 साल से ऊपर ही कुछ बच्चे की तैयारी करते थे सीपीएमटी या आपकी नीट की, और एकाएक गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा है 25 साल के बाद वाले अब तैयारी नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम बच्चे जो
जो तैयारी करते 25 के ऊपर हो सकता है उनका बाकी सब्जेक्ट बहुत बढ़िया रहा हो, वो बहुत तेज पढ़ने वाले, उनका सिलेक्शन इस साल 100% होने वाला था, लेकिन जैसे चांस इवेंट आया कि भैया 25 के ऊपर वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, उनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, तब आगे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। समझ में ना? इसका मतलब इवोल्यूशन कैसा प्रोसेस है? इवोल्यूशन इज अ डायरेक्टेड प्रोसेस। बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें कोरोना का है। जब तक कोरोना नहीं था हम सब लोग खूब प्लानिंग कर रहे थे, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, हर तरीके का हम ख्वाब देख रहे थे कि ये सब इस बार इतना बढ़िया पढ़ाएंगे, इतने सारे बच्चे आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जैसे चांस इवेंट आया, चांस इवेंट क्या आया? म्यूटेशन का, और सर चांस इवेंट क्या आया आपका? कोरोना का। और जैसे कोरोना का इवेंट आया, अब जितनी भी ऑफलाइन क्लासेस थी वो शट डाउन हो गई अगले 3-4 महीने के लिए। जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, जो बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करा रहे हैं, उनकी अब चांदी हो गई। जिसको पहले कोई नहीं पूछ रहा था, अब उनकी चांदी हो गई। यही बेटा चांस म्यूटेशन और चांस इवेंट है, समझ लो। इवोल्यूशन के नेचर में ऐसे ही चलता है बेटा। ये पैरा बहुत अच्छे से पढ़ लेना, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का, नेचुरल सिलेक्शन का, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का। इवोल्यूशन स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, सेंस ऑफ डिटरमिनेशन में डायरेक्टेड प्रोसेस नहीं है, और ये चांस इवेंट और चांस म्यूटेशन को डिपेंड करता है। पक्का?